हेलो बच्चों, एनटीए पेपर 1 के सेशन 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स इज 5335 किलो जूल पर मोल। यानी अगर आप बेंजीन को उसके एटम्स में डिसोसिएट करते हो तो हीट जो आपको मिलेगी दैट इज ये है। देन बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो है सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH बॉन्ड्स। ये है आपके पास 347.3, 615 एंड 416.2 किलो जूल। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? तो हम देखते हैं जो भी हमारी बॉन्ड एंथैल्पी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी आप बेंजीन को डिसोसिएट करो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आता है 5335 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम इसके बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करें तो बेंजीन में क्या है स्टूडेंट्स? तो बेंजीन में है स्ट्रक्चर इस तरह से C6H6, यानी 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए, 3 बॉन्ड इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और रिमेनिंग जो 3 है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 बॉन्ड आपके पास है C सिंगल बॉन्ड C, यानी कैलकुलेट वैल्यू में 3 बॉन्ड तो हो गए आपके पास कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन कार्बन, प्लस 3 बॉन्ड हो गए हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 6 बॉन्ड जो है वो CH बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी कितनी है 347.3 प्लस 3 इंटू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी कितनी है 615, तो 615 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 416.2, तो 416.2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 5384। ये हमारे पास हो गया इसका कैलकुलेटेड वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 5335। तो हमें सिर्फ इसका डिफरेंस निकालना है, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो 5335 माइनस 5384, तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 49 के आसपास, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो 49 किलो जूल। आवर आंसर विल बी 49 kilo joule negative value. Now next question is how much chlorine will be liberated on passing 1 ampere current for 30 minutes through NaCl solution. आपको क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है I 1 एम्पियर, टाइम आपको दिया हुआ है 30 मिनट्स और सेकेंड्स में हो गया 30 इंटू 60 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड कर लेते। तो चार्ज Q इक्वल्स टू IT, 1 इंटू 1800, ये आपके पास हो गया चार्ज 1800 कूलम्स। नाउ सॉल्यूशन कौन सा है? NaCl का सॉल्यूशन है ना। तो NaCl में Cl मिलेगा Cl माइनस, और अगर आप इससे क्लोरीन बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी ½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ स्टूडेंट्स आप देखो 1 मोल हाफ मोल Cl2, हाफ मोल क्लोरीन है, तो चार्ज कितना है 1 मोल। 1 मोल मतलब 1 फेराडे, और 1 फेराडे यानी 96500 कूलम्स, यानी आधा मोल क्लोरीन अगर आपको चाहिए तो जो चार्ज खर्च होगा दैट इज 96500 कूलम्स। हमारे पास जो गिवन चार्ज है
दैट इज 1800 कूलम्स। तो यहां कितना मोल आएगा, इसको आप फाइंड कर लो x, तो x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 96500 x equals to half into 1800. So x will be 1800 divided by 2 into 96500. So x आपके पास हो गया 9/965। ये हमारे पास हो गए मोल्स, 9/965। तो मोल्स हमने फाइंड कर लिए 9/965। नाउ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स आपके पास कितने हैं, 9/965 इंटू मोलर मास। तो क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, 71। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास। तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 0.66 grams. So correct answer will be 0.66 grams. Now next question है, which one of the following is expected to exhibit optical isomerism? So students, optical isomerism ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो। तो जो भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म में हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नाउ आपके पास दो ऑप्शन और है। अब ये है MA2B2 स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत जाना पहचाना कॉम्प्लेक्स है, सिस्प्लैटिन है ना, एंटी कैंसर एजेंट। सिस्प्लैटिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो हम कहेंगे यहां पे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दैट इज सिस, कोबाल्ट, इथाइलिन डाइअमीन और Cl2 चार्ज है इसका प्लस। ये जो आपका कंपाउंड है ये एसिमेट्रिक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू एसिमेट्री, है ना। तो एसिमेट्रिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिट। सो स्टूडेंट्स 3D ऑर्बिटल चाहे आपको एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √L L+1 h/2π। सो 3D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल आपको पता है sp/df, L की जो वैल्यू है दैट इज 0 1 2 3। तो D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हो गई 2, सो √2 2+1 h/2π। So this is √6 h/2π। अब √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि देखो इस तरह से आंसर है नहीं, है ना, और h/2π, तो 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2π। सो आपको जो आंसर मिला दैट इज √3/2 h/π, √3/2 h/π, ऐसा कुछ आंसर, हाँ ये आपको मिल गया आंसर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एसिटल्डिहाइड कांट शो। तो एसिटल्डिहाइड, तो आपको पता है हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन की खास प्रॉपर्टी, मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप की प्रॉपर्टी है। देन ल्यूकस टेस्ट, तो ल्यूकस टेस्ट जो होता है दैट इज अल्कोहल का प्रॉपर्टी है। ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आप क्या बनाएंगे, RCl प्लस वाटर, है ना। तो हेलो एल्किन वाटर सॉल्युबल तो होता नहीं, तो टर्बिडिटी आ जाती है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, है ना, इंस्टेंट टर्बिडिटी, देन 2 डिग्री अल्कोहल विद इन 5 मिनट और 1 डिग्री अल्कोहल हाफ एन आवर। तो ल्यूकस टेस्ट इज स्टैंडर्ड फॉर अल्कोहल, नॉट फॉर एल्डिहाइड, सो करेक्ट आंसर विल बी 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब हमें गलत स्टेटमेंट को बाहर करना है।
तो हम देख लेते करेक्ट कौन सा है। तो जो करेक्ट है वो फॉल्स नहीं है। तो फर्स्ट हो जाएगा इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस कॉजेज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन टू इंक्रीज, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। फिजियो ऑप्शन के लिए तो ये सही है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल पास पास आ जाता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें फॉल्स ढूंढना है। फिर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मे इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो डिपेंड्स। फिजियो ऑप्शन की बात करें तो वो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाएगा, लेकिन केमीज ऑप्शन तो होता ही हाई टेम्परेचर पे है, तो कुछ हद तक ये भी ठीक है। नेक्स्ट, एडजॉर्प्शन में भी यूनिलेयर्ड और मल्टीलेयर्ड। तो स्टूडेंट्स केमिकल एडजॉर्प्शन तो यूनिलेयर्ड ही होता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, मल्टीलेयर्ड। नेक्स्ट चले, पार्टिकल साइज ऑफ द एडजॉर्बेंट डज नॉट अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्बेंट का पार्टिकल साइज मतलब सरफेस यानी सरफेस एरिया, तो सरफेस बढ़ेगी तो एडजॉर्प्शन तो बढ़ेगा। तो एडजॉर्बेंट की पार्टिकल साइज एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक गैसेस आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। The ratio of adiabatic exponents of the gases will be. So students, adiabatic exponents, adiabatic process में हमें पता है PV की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। अब आपको मोनोएटॉमिक और डाई एटॉमिक के लिए एडियाबेटिक एक्सपोनेंट यानी गामा का रेशियो पूछा है, मतलब गामा फॉर मोनोएटॉमिक अपॉन गामा फॉर डाई एटॉमिक, ये आपसे पूछा है ना। व्हाट इज गामा? तो गामा होता है Cp by Cv, पॉइजन्स रेशियो। सो व्हाट इज Cp by Cv फॉर मोनोएटॉमिक? तो ये होता है 1.67। आपको याद होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से Cp की वैल्यू मोनोएटॉमिक की 5/2r, Cv की 3/2r। सो फाइनल आंसर विल बी 1.67। तो ये तो है मोनोएटॉमिक के लिए। फिर गामा फॉर डाई एटॉमिक, गामा मोनोएटॉमिक, गामा डाई एटॉमिक, यानी अगेन Cp by Cv, तो ये आपका होगा 1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.4, क्योंकि 7/2r अपॉन 5/2r आई थिंक, तो 1/1.4 आएगा। सो गामा मोनोएटॉमिक अपॉन गामा डाई एटॉमिक, मतलब 1.67 डिवाइडेड बाय 1.4, तो इट विल बी अराउंड 1.19। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, 1.19. Now next question, at 27 degrees centigrade, 1 mole of an ideal gas is compressed. Compressed मतलब work done positive है ना, compressed isothermally, okay, temperature constant and reversibly, okay, from a pressure of 2 atm to 10 atm. Find the value of delta E and Q. और R की वैल्यू आपको 2 दी हुई है कैलोरी में और log 5 की वैल्यू दी हुई है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल आते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जहां डेल्टा ई 0 हो, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। सेकेंड और थर्ड तो वैसे भी आउट हो गए। नाउ आपने गैस को क्या किया है, कंप्रेस किया है, ओके, आपसे डेल्टा ई पूछा है, सॉरी क्यू पूछा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम चले तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ डेल्टा ई 0 हो गया, तो जो क्यू की वैल्यू है दैट इज डब्ल्यू नेगेटिव, और वर्क डन आपके पास क्या है, डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल आपके पास क्या होता है, माइनस कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन होता है 2.303 nRT log बेस 10 V2 by V1। लेकिन आपके पास वॉल्यूम तो नहीं है, प्रेशर है, सो W 2.303 नेगेटिव आएगा आपके पास। हम सीधा Q फाइंड कर रहे हैं ना, तो Q इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W रिवर्सिबल, सो W हो गया आपके पास 2.303 nRT
log base 10, V2 by V1 की जगह हम क्या कर देंगे P1 by P2. Clear students? So it is P1 by P2. अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं -2.303 N. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 1 मोल गैस. वी हैव गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 मोल गैस. तो 1 मोल गैस N हो गया 1, R की वैल्यू 2, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कैल्विन में आपके पास हो गया 300 log base 10. प्रेशर है 2 atm से 10 atm, तो P1 हो गया 2 atm, then it is 10 atm. So Q equals to -2.303 into 600 and log 1 by 5. So by solving this, we will find the value of Q will be minus and then again minus 965 point something. Means Q का जो आंसर है that will be positive. है ना, आपको यहाँ ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है. Q आपका जो आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास यहाँ कंप्रेशन है. तो अगर कंप्रेशन है तो हम यहाँ पे रिवर्सिबल W रिवर्सिबल जो है उसको वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, है ना. तो वर्क डन पॉजिटिव है तो Q आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा. सो V2 by V1 की जगह जब आप P1 by P2 प्लेस करेंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलना चाहिए. तो आई थिंक यहाँ 965 प्लस होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट. So moving to next question number 34. In a planar tetraatomic molecule PQ3, P is at the centroid of the equivalent triangle formed by the atoms Q. If the P single bond Q bond distance is 2 angstrom, what is the distance between the centers of any two capital Q atoms? ओके, तो आपके पास पूरा मॉलिक्यूल तो है PQ3. P सेंट्रॉइड मतलब वॉइड के अंदर है ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय Q, यानी कि आपके पास 3 तो Q है, 3 Q मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विवेलेंट ट्राइंगल. और इन ट्राइंगल के बीच में यहाँ कहीं आपने P रखा है. तो स्टूडेंट्स ये इस तरह का अरेंजमेंट हो गया. If 3 particles are arranged like this, है ना, तो ये जो void बनेगा ये void है triangular void. और इस triangular void में इन्होंने क्या कर दिया, P को रख दिया. यहाँ कहीं इसके ऊपर इन्होंने P को रख दिया. ओके, तो रेडियस रेशियो ऑफ ट्राइंगुलर void हमने पढ़ रखा है स्मॉल r बाय कैपिटल R. स्मॉल r फॉर P, क्योंकि आपने void में तो P को रखा है, और कैपिटल R मतलब ये जो एटम्स है जिन्होंने ट्राइंगल बनाया है ना, वो है आपका Q. तो रेडियस रेशियो फॉर ट्राइंगुलर वॉइड 0.155. सो R कितना हो गया 0.155 कैपिटल R. नाउ PQ बॉन्ड डिस्टेंस यानी P और Q के बीच का है ना, अगर हमने यहाँ P रखा है तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R. ओके, इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉम. अगेन R की वैल्यू तो आपके पास है, तो आप यहाँ R की वैल्यू पुट कर दो. तो 0.155 कैपिटल R प्लस R इक्वल्स टू 2. तो ये आपके पास हो गया 1.155 R इक्वल्स टू 2. तो कैपिटल R विल बी 2 divided by 1.155 एंगस्ट्रॉम. तो आपसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी 2 Q, है ना, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस पूछा है. सो दिस इज कैपिटल R एंड इट विल बी 2 divided by 1.155. So our answer will be first. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डेटा है हमारे पास S2 प्लस ट्वाइस O2
gives twice SO2. डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, माइनस का 544 किलो जूल. ट्वाइस जिंक प्लस S2 gives ट्वाइस ZnS. इसके लिए भी आपके पास डेल्टा जी अवेलेबल है, माइनस का 293. एंड थर्ड है ट्वाइस Zn सॉलिड प्लस O2 gives ट्वाइस ZnO, और डेल्टा जी है माइनस 480. देन डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन. अब इन तीनों डेटा को मैनिपुलेट करके आपको ये इक्वेशन लानी है. ट्वाइस ZnS प्लस 3O2 gives ट्वाइस ZnO प्लस ट्वाइस SO2. तो स्टूडेंट्स इन तीनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके हम हमारी फोर्थ इक्वेशन लाएंगे. तो आपको क्या चाहिए, ट्वाइस ZnO. प्रोडक्ट साइड में हमें ट्वाइस जिंक ऑक्साइड चाहिए, यानी ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. और हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 4 कैसे आएगा, तो हम मैनिपुलेट कर लेंगे. इक्वेशन 4 पाने के लिए हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड ट्वाइस सॉलिड, यानी जिंक ऑक्साइड ट्वाइस सॉलिड आपके पास है इक्वेशन 3 के अंदर, है ना. तो इक्वेशन 3 हम एज इट इज ले लेते हैं, यानी डेल्टा G3 हमने ले लिया. फिर आपको चाहिए ट्वाइस SO2. ट्वाइस SO2 ये रहा इक्वेशन 1, है ना. और डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 3 मिल गया, इक्वेशन 1 को हमने ऐड कर दिया. नाउ रिएक्टेंट साइड में हमें चाहिए ट्वाइस ZnS. यहां हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है ट्वाइस ZnS. तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय -1. सो अगर आप इन तीनों को इसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड फाइनल इक्वेशन, है ना. ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा, S2 सॉलिड और S2 वापस आपके पास जो है गैस, और ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपको ये आंसर मिलेगा. सो डेटा क्या आया इक्वेशन 4 के लिए, इक्वेशन 3 में आपके पास है -480 प्लस इक्वेशन 1 के लिए एनर्जी है हमारे पास -544 किलो जूल, और इक्वेशन 2 को हम रिवर्स कर देंगे तो -293 की जगह हो जाएगा प्लस का 293. सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए. इक्वेशन 4 के लिए डेल्टा जी माइनस कॉमन ले लेते हैं, 480 प्लस 544 और प्लस 293. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1024 प्लस 293. तो आंसर जो मिलेगा दैट इज माइनस का 731 किलो जूल. सो करेक्ट आंसर विल बी -731 किलो जूल पर मोल. नाउ next question 36. Which of the following is nucleophilic addition? So students, nucleophilic addition reaction is the property of carbonyl compound, है ना, C double bond O. तो फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड बाय NaOH, तो हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय NaHSO3, एल्डिहाइड कीटोन, हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देन एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल होता है आपका मिथॉक्सीबेंजीन का एल्काइलेशन करोगे तो एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा. और डीकार्बोक्सिलेशन में कब से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो ही नहीं सकता. सो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप करेंगे सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3, you will find ONA then SO3H, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा. So you will find OH and SO3Na. तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो बेसिक प्रॉपर्टी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेकेंड. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Calculated value of magnetic moment of ferric ion. So student, ferric ion means Fe plus 3. So first find Fe, atomic number 26, configuration. तो हम कहेंगे argon 4s2 3d6. Now Fe plus 3
3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, 4s ऑर्बिटल बाहर होता है, 3d अंदर होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d5. सो 3d5 यानी d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5. मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √10n+2. सो पुट द वैल्यू ऑफ n. n आपके पास हो गया 5, तो √5 5+2 यानी कि √35. अब √35 फाइंड करने की जरूरत नहीं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका 5 है तो आंसर विल बी 5 पॉइंट समथिंग. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता तो आंसर 4.90. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता तो 3 पॉइंट समथिंग, 1 होता तो 1 पॉइंट समथिंग. तो √35 आपको पता 36 का √6 है, तो 35 का रूट जो है 6 से थोड़ा कम होगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं. सो आंसर विल बी 5.92. So next question 38. The angular momentum of an electron in Bohr's orbit of helium plus is 3.1652 into 10 to the power minus 34 kilogram meter square per second. What is the wave number in terms of Rydberg constant R of the spectral line emitted when an electron falls from this level to first excited state? Okay students, angular momentum आपको दे रखा है. इस angular momentum, ये angular momentum जिस ऑर्बिट में है वहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. तब आपको वेव नंबर फाइंड करना है. यानी 2 क्वेश्चन एक साथ मिलाए हैं. सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास mvr इक्वल्स टू nh/2π. mvr इक्वल्स टू nh/2π और nh/2π की वैल्यू आपको गिवन है 3.1652 इंटू 10 to the power minus 34. ओके, तो पहले हम यहां से n फाइंड कर लेते हैं. तो n आपका आ जाएगा 3.1652 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय h. तो h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 to the power minus 34 गिवन भी है वैसे, है ना. तो 10 to the power minus 34 कैंसिल, 3.1 और ये लमसम 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना. अप्रोक्स मैंने लिया है. तो n की वैल्यू आ रही है पाई यानी 3.14. तो थोड़ा सा डेटा हमने यहाँ चेंज किया था तो लगभग हम इसे 3 मान लेते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है आपका 3 से जंप कर रहा है. कहाँ जंप कर रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट होता है n बराबर 1. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2. तो इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रॉम 3 to 2. तो वेव नंबर, तो सिंपल सा फॉर्मूला वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. n1 स्क्वायर जहां इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, n2 हायर एनर्जी लेवल जहां से आके गिरता है. सो न्यू बार इक्वल्स टू r, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, सो 2 स्क्वायर 1/n1. कहाँ फॉल हो रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से फॉल हो रहा है? 3 स्क्वायर. सो न्यू बार इक्वल्स टू मतलब 3 से फॉल हो रहा है. तो ये आपके पास हो गया 4r 1/4 माइनस 1/9. सो न्यू बार इक्वल्स टू 4r एंड आपके पास ये हो गया 36 5 माइनस 4, ये हो गया 4/36 यानी कि 9. तो न्यू बार इक्वल्स टू 4r/9. कहीं कुछ मिस्टेक है शायद. Okay, found the mistake. 9 minus 4 here 5. So 9 then new bar equals to 5r. 5r divided by 9. So correct answer will be second. 5r divided by 9. So moving to next question. pH of 0.1 mBOH weak base is found to be 12. The solution at temperature T Kelvin will display an osmotic pressure. Okay, so students इसमें acid base और solution 2 चैप्टर मिला के आपका क्वेश्चन बना दिया. So pH of BOH, तो pH जो है that is 12, but BOH आपका बेस है. तो pH अगर 12 है
तो POH हो गया 2। नाउ OH आयन कंसेंट्रेशन जो होती है वो 10 टू द पावर माइनस POH, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। अब BOH जो है वो आपका डिसोसिएट होगा B प्लस एंड OH माइनस 1 0 0, देन 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, देन अल्फा C अल्फा C अल्फा C। सो OH आयन कंसेंट्रेशन जो है वो है अल्फा C और वो है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 2। सो अल्फा क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय C कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन जो है वो है 0.1, तो 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी अल्फा जो है वो है 10 की पावर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यानी 0.1 हो गया। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, बेस है तो डिसोसिएट होगा, तो एबनॉर्मल वैल्यू, तो पाई इक्वल्स टू ICRT। आई आपके पास है वेंट ऑफ फैक्टर, तो अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपके पास होता है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो अल्फा है 0.1, 1 माइनस आई 1 माइनस एन, यानी कितने पार्ट्स में टूट रहा है, तो BOH कितने पार्टिकल बना रहा है, एक B प्लस एक OH माइनस, तो 1 माइनस 2। सो माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया माइनस का 0.1 इक्वल्स टू 1 माइनस आई। सो आई इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 0.1 यानी 1.1। सो पाई इक्वल्स टू ICRT, आई की वैल्यू है 1.1 इंटू C है 0.1 और RT, तो पाई इक्वल्स टू 0.11 RT। सो आंसर शुड बी 0.11 RT। So students, moving to next question, the solubility of calcium phosphate. Okay, molar mass capital M in water is capital W gram per 100 ml at 25 degree centigrade. Solubility product at 25 degree centigrade will be, okay, so first what is the formula of solubility? Solubility यानी molarity का formula लगा लो, mass of solute, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो हम यहाँ 1000 लिख देंगे। सो सॉल्युबिलिटी मास, तो आपने वाटर के अंदर आपके पास वेट है कैपिटल W, मोलर मास इज कैपिटल M इनटू 1000 एंड वॉल्यूम इज 100 ml। ओके, सो आंसर है 10W बाय कैपिटल M। ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी। Now what is calcium phosphate students? So calcium plus 2, phosphate minus 3. So formula है Ca3PO4 whole 2। फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे? तो कैल्शियम फॉस्फेट जब हम इसे डिवाइड करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो 3 कैल्शियम प्लस 2 एंड ट्वाइस फॉस्फेट माइनस 2। सो सॉल्युबिलिटी 3S एंड 2S। KSP प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसेंट्रेशन यानी कैल्शियम प्लस 2 की पावर 3, फॉस्फेट PO4 सॉरी माइनस 3 होता है, PO4 माइनस 3, ओके, पावर 2। नाउ 3S की पावर 3 और 2S की पावर 2, तो 27 इंटू 4 आई थिंक 108। सो KSP जो है दैट इज 108 और S की पावर हो गया 5। सो KSP इक्वल्स टू 108 S की पावर 5 और S की वैल्यू हमने निकाली है 10W बाय M। सो 10W बाय M की पावर 5। अब स्टूडेंट्स अगर आपने 10 की पावर 5 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 108 को अप्रोक्सीमेटली 100 मानना पड़ेगा ना, इसको कैसे भूलोगे, नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 5 मीन्स 10 टू द पावर 7, कैपिटल W बाय कैपिटल M पावर 5, तो 10 to the power 7 capital W by capital M power 5. Answer 2 is the correct answer. So moving to next question. Amongst the compound given, the one that would form a dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by the addition to an alkaline solution of beta naphthol. तो स्टूडेंट बीटा नेफ्थॉल के साथ डाई कौन बनाएगा? सो व्हाट इज फर्स्ट बीटा नेफ्थॉल? तो आपको नेफ्थिलीन लिखना आता है,
दिस इज नेफ्थेलीन, दिस इज कनेक्शन पॉइंट, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ये है बीटा नेफ्थॉल. अब इसके साथ डाई, तो डाई बनाने का काम सिर्फ एक ही कंपाउंड का है, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कब बनेगा? जब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है हम एनिलीन की रिएक्शन किससे करा दे, NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम इससे करा देंगे, दिस इज बीटा नेफ्थॉल, तो डाई जरूर बन जाएगी. लेकिन हमें डाई नहीं बनानी है, हमें पहचानना है डाई कौन बनाएगा. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक अमाइन हो, यानी एनिलीन हो. तो यहाँ आपको 3 डिग्री अमाइन मिला, यहाँ 2 डिग्री अमाइन. दिस इज एनिलीन एंड दिस इज एरलकाइल. एल्काइल विद एरलकाइल है ना, बेंजीन के पास जो कार्बन है उसके पास NH2 है, तो ये एरोमेटिक एल्काइल नहीं है, ये एरोमेटिक अमाइंस है. सो आंसर विल बी थर्ड. सो स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चंस हमारे पास थे हमने सॉल्व कर लिए. दिस इज NTA पेपर 1. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में स्पीड थोड़ी तेज रखनी होगी ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस कर सकें. तो अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल करियर प्लैनेट उसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.